हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग विगत कुछ दिनों में लेक्चर नहीं बन पा रहा था। एक्चुअली में कुछ समस्याएं थी, इस कारण से नहीं बन पा रहा था। ठीक है, अब हम लोग आज के बाद कंटिन्यू रहेंगे। अब आपका लेक्चर गैप नहीं होगा, है ना। बोलोगे सर आप बार बार बोलते हैं, बार बार गैप हो जाता है, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि आपका लेक्चर गैप नहीं हो। चलिए देखिए देखिए एक्चुअली में दिक्कत क्या है ना, हम लोग के जीवन में एकाएक परिवर्तन आया है। ये टोटली ऑफलाइन से टोटली ऑनलाइन आ गया है। स्टूडेंट के जो सामने टीचर के जो सामने स्टूडेंट होते हैं, वो टीचर का ईंधन का काम करता है। और जब ईंधन नहीं होता तो मुझे पता नहीं चल पाता कि सामने से रिप्लाई मुझे क्या मिल रहा है। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, लेकिन फिर भी जैसे दुनिया बदल रहा है, खुद को बदलना होगा। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, धीरे धीरे बदल भी जाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं। हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना बच्चों। तो देखो तो बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने क्या देखा था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने देखा था कि रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उसके ऊपर वही पावर होता है जो बैलेंस इक्वेशन का कोएफिशिएंट होता है ना। रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके ऊपर वही पावर देते हैं जो बैलेंस इक्वेशन का कोएफिशिएंट होता है ना। मतलब रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके ऊपर वही पावर जो बैलेंस इक्वेशन का कोएफिशिएंट। अब देखो तो बच्चों, कभी कभी क्या होता था कि ये फॉलो नहीं होता था, है ना। तो मैं बताया था कि आप क्या करना कि मान लो कि कोई रेट है, हम बताए थे कहीं कहीं एक्सपेरिमेंटल डाटा जो आपके गिवन होंगे, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होंगे वो आपके थ्योरेटिकल डाटा को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो जो अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा अगर थ्योरेटिकल डाटा को अगर सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, तो मैं एक तरीका बताया था कि आप क्या करना, आर बराबर के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई मान लेना। ठीक है, अब देखो हम उससे भी अगर हमको फास्ट अगर करना है तो हम क्या बताए थे, ट्रिक। हम लोग फिर से क्वेश्चन लिखे और एकदम ध्यान पूर्वक कलम उठा लेना और उसको कॉपी में हिंदी में लिख लेना। ट्रिक जो हम बोल रहे हैं, ट्रिक, क्वेश्चन को कैसे मुझे 2 मिनट में बनाना है। ठीक है, तो देखो मैं बताया था कि अगर आपको ए के ऊपर पावर चाहिए तो हम देखेंगे कि बी में कहां कहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अगर ए के ऊपर पावर चाहिए तो हम देखेंगे बी में कहां कहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो अगर ए के ऊपर पावर चाहिए तो बी में देखते हैं ए बी2 में कहां कहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो सेकंड में और थर्ड में, सेकंड में और थर्ड में सेम है। चलो, तो सेकंड और थर्ड में अगर सेम है तो हम वापस आ जाते हैं ए के पास। बताया था ना कि पहले देख लो बी में कहां कहां, पहले तुम लिख लो कि अगर ए के ऊपर पावर चाहिए तो बी में देखेंगे कहां कहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है। जहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है वहां पे वापस ए में आ जाएंगे। आ जाओ ए में, आ जाए ए में। तो हम थर्ड को देख रहे हैं सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो अब जब हम थर्ड को सेकंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये जो थर्ड जो है सेकंड के रिस्पेक्ट में दुगुना है, और थर्ड जो है सेकंड के रिस्पेक्ट में, अब रेट में देखेंगे, जहां जहां पे कंपैरिजन यहां किए हैं वहीं वहीं पे कंपैरिजन रेट में करेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन कॉन्सेंट्रेशन में किए हैं उसी के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन रेट ऑफ रिएक्शन में भी करेंगे। अब देख तो मेरे भाई, तुम थर्ड को देख रहे हैं सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो हम थर्ड को जब सेकंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो थर्ड इज द ट्वाइस टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टू दिस। लेकिन अगर यहां पे हम रेट देखें तो ये जो रेट है थर्ड का सेकंड के रिस्पेक्ट में वो 1 टाइम्स है। बोलो, अब क्वेश्चन ही राइज होता है, क्या बताए थे कि इस पर क्या पावर देंगे कि उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, क्या पावर देंगे किसकी इक्वल हो जाएगा, तो 0 पावर देंगे। तो x का वैल्यू क्या आ गया भैया, 1। समझ रहे हो। अब y का वैल्यू है ना, तो y का वैल्यू अगर चाहिए तो y b2 का पावर था,
तो अगर y का वैल्यू चाहिए देखेंगे a में कहां कहां पे सेम है। अगर y का वैल्यू चाहिए तो देखेंगे a में कहां कहां पे सेम है। तो a कहां कहां पे सेम है यार, फर्स्ट में और सेकंड में। आ जाओ B2। तो ये जो सेकंड है, ये जो सेकंड है वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना टाइम है, दोगुना है। वही काम रेट ऑफ रिएक्शन में भी देखना है। ये जो थर्ड है वो सेकंड के रिस्पेक्ट में कितना है, दुगना है। इसके ऊपर क्या पावर देंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 देंगे। तो y का वैल्यू 1। r बराबर क्या हो गया, k a के पावर 1, सॉरी यहां तो x 0 आया ना जी, ठीक है। तो a के पावर 0 और y के पावर 1 है ना। तो क्या हो गया, r k b है ना। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, ठीक है। अब देखो हम इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाता कि चल भैया रेट कांस्टेंट बताओ, ठीक है। तो अगर आपसे रेट कांस्टेंट अगर पूछा जाता, देखो अगर कहीं पे मैं इसमें वेरिएशन अनलिमिटेड तक करा सकता हूं, ठीक है, हमारे पास वेरिएशन की कमी नहीं है जी, तो पहला नंबर तो आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन पूछने के बाद आपसे जो सेकंड क्वेश्चन किया जाएगा वो किया जाएगा कि चल भैया रेट कांस्टेंट बता। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट। हाउ टू कैलकुलेट ऑफ रेट कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, हाउ टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग कैसे रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, अगर आप रेट कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो हम सर्वप्रथम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, है ना। अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालने का इच्छा हुआ है, तो अगर आपको कहीं भी अगर रेट कांस्टेंट निकालने का मन हो रहा है तो पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया भाई, R बराबर के B, है ना। अब देखो अब मुझे चाहिए रेट कांस्टेंट में। क्वेश्चन आप पैकेज में देख लेना, आप पैकेज निकाल लो, है ना, उसको आप फोटो स्टेट करवा लेना, ठीक है। पीडीएफ में आपको मैं अपलोड कर दिया हूं, आप इसको डाउनलोड करेंगे, उसको फोटो स्टेट करवाएंगे, ठीक है। बोलेगा सर पैसा लगेगा, तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो पैसा का थोड़ी भेज देंगे आपके अकाउंट पे। तो देखो तो यार अब सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे, पैकेज का क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसमें सेकंड क्वेश्चन बोलता कि कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, है ना। तो हाउ टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो अगर आपसे रेट कांस्टेंट अगर पूछा जाए तो R बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू B2। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब आप किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। वैसे मान लेते हैं कि 3 डिफरेंट डाटा गिवन है, तो 3 डिफरेंट डाटा गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि जब हम A का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 लेते हैं, B2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 लेते हैं, तो रिएक्शन का रेट 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 4 आता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि जब हम A का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 लेकर और B2 को कॉन्सेंट्रेशन 1 लेकर एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो रिएक्शन का रेट 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आता है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेट कांस्टेंट। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा में हम रेट कांस्टेंट, पहले मान लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट 1 से निकालते हैं, इन एक्सपेरिमेंट 1, है ना। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट 1 से अगर हम निकालते हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंट 1 से कैसे निकलेगा, तो R बराबर क्या है, K इंटू B2। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 4 K, और V2 को कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.50, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 4 बराबर K इंटू 1/2, कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 4 बराबर K। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में अभी टेंशन नहीं लेना है ना, हम लोग विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। मेरा ये मानना है वन टाइम वन कॉन्सेप्ट, वन टाइम मल्टी कॉन्सेप्ट, खिचड़ी समझते हो ना, खिचड़ी बन जाएगा। तो अभी रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करना, पहले रेट कांस्टेंट निकालने सीखो। तो मैंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट 1 से रेट कांस्टेंट निकाल दिया।
अब तुम कमेंट में क्या लिखोगे कि सर एक्सपेरिमेंट 1 से हम कहाँ निकालेंगे रेट कांस्टेंट, हम एक्सपेरिमेंट 2 से निकालेंगे। तो निकालो, मना किए कभी? मना करते थे जी क्लासों में, नहीं ना? तो बोलेगा सर हम एक्सपेरिमेंट 1 से कहाँ निकालेंगे जी? आपको मन किया एक्सपेरिमेंट 1, आपको अच्छा लगा तो एक्सपेरिमेंट 1 ले लिए। नहीं नहीं, बहुत सारा लड़का को लगता होगा सर एक्सपेरिमेंट 1 कहाँ लेंगे भाई, एक्सपेरिमेंट 1 कौन फेयर लवली लगाए हुए है, चल भाई एक्सपेरिमेंट 2 ये तू ले, चल एक्सपेरिमेंट 2 लेते हैं। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट 2 लेंगे तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो रेट तो वही है ना, R बराबर के V2, है ना? तो अगर हम सेकंड का, अगर हम रेट का वैल्यू रखते हैं तो सेकंड में रेट का वैल्यू कितना है? 3.2 इंटू 10 के पावर -4 बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ V2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ V2 इज 1, के का वैल्यू 3.2 इंटू 10 के पावर -4। देखो जो रेट कांस्टेंट फर्स्ट से आया वही रेट कांस्टेंट सेकंड से आया। अब बहुत लोग को मन करा होगा वो फर्स्ट सेकंड में सेटिंग होगा, थर्ड में चेक कीजिए। लो थर्ड में चेक कर लेते हैं। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट थर्ड में हम चेक कर रहे हैं तो R बराबर के इंटू V2। R का वैल्यू क्या दे रखा है थर्ड में? 3.2 इंटू 10 के पावर -4 के, V2 कॉन्सेंट्रेशन 1 के 3.2 इंटू 10 के पावर -4। इस बात को, ये जो बात निकला है ये नोटिस करने लायक बात है। इस बात को थोड़ा गौर से देखा जाए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में B2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.50, सेकंड में B2 का कॉन्सेंट्रेशन 1, थर्ड में B2 का कॉन्सेंट्रेशन 1। सोचो जब B2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 था तो रेट ऑफ रिएक्शन 1.6 इंटू 10 की पावर -4 था। इन एक्सपेरिमेंट 1 जब B2 का कॉन्सेंट्रेशन हम 0.50 ले रहे थे तो हमारा जो रेट कांस्टेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो 1.6 इंटू 10 की पावर -4 था। जब हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब हम B2 का कॉन्सेंट्रेशन 1 ले रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 3.2 इंटू 10 की पावर -4 है। मतलब डिफरेंट V2 के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है। मतलब B2 के कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदल रहे हैं। लेकिन थोड़ा रेट कांस्टेंट पे विचार किया जाए। कॉन्सेंट्रेशन बदलने से तो रेट बदल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बदलने से तो रेट बदल रहा है, क्या रेट कांस्टेंट भी बदल रहा है? देखा जाए रेट कांस्टेंट, तो यहां भी रेट कांस्टेंट है, यहां भी रेट कांस्टेंट है, यहां भी रेट कांस्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं कि यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा। मतलब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हैविंग डिफरेंट रेट कांस्टेंट, सॉरी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हैविंग डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हैविंग डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होंगे, बट रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लिख सकते हैं, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट से आप रेट कांस्टेंट निकालोगे बतना ही आएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट आपके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो जिस टीचर के पास कम नॉलेज होता है उसको क्या लगता है इक्के में सब खिचड़ी बना दें, कॉन्सेंट्रेशन वो बता दे, रेट कांस्टेंट वो बता दें, और आप कुछ नहीं आता है उसको अंतर भेजो, ट्यूशन पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। अब देखो तुम यहां से क्या लिखते हैं कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हैविंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हैविंग different rate of reaction, but rate constant do not depend on concentration। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला बात कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे
रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट सेम होगा। मतलब आपका जो रेट कांस्टेंट होगा क्या होगा? मोमा कुछ देख रहा है, बोलो। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, समझा? आपका जो रेट कांस्टेंट होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। चलो लिखो। आपका जो रेट कांस्टेंट होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ? रेट कांस्टेंट। अब देखो, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कहेगा भाई कि हमको रेट ऑफ एपरियंस बताइए ए बी का। क्या पूछा? रेट ऑफ एपरियंस। क्या होगा जी? हम डर जाएंगे, मजाक है? हमसे रेट ऑफ एपरियंस पूछ देगा तो क्या कर लेंगे? मेरा रेट ऑफ एपरियंस कुछ बिगाड़ सकता है? इसी में तीसरा क्वेश्चन बोलता कि रेट ऑफ, या तो इसको फॉर्मेशन बोलो या तो इसको एपरियंस बोलो, रेट ऑफ एपरियंस ऑफ ए बी। अब देख तो भाई हमारा क्वेश्चन क्या है? A2 प्लस B2 2AB, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। A2 प्लस B2 2AB कैसा इक्वेशन है जी? बैलेंस इक्वेशन है ना। और इसका गिवन डाटा, उसी क्वेश्चन को हम आगे कर रहे हैं, और इसका गिवन डाटा दे रखा है और इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन ए निकाले हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है मेरे भाई? रेट ऑफ एपरियंस या फॉर्मेशन ऑफ ए बी। तो रेट ऑफ एपरियंस या फॉर्मेशन ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है? तो रेट ऑफ एपरियंस या फॉर्मेशन का मतलब होता था डी ए वी अपॉन डी टी। याद करो, डी ए वी अपॉन डी टी। आपको कुछ कुछ याद है? क्या याद है? क्या याद है कि अगर हमको रेट ऑफ एपरियंस चाहिए, तो अगर हमको रेट ऑफ एपरियंस चाहिए, अगर हमको रेट ऑफ एपरियंस चाहिए, क्या चाहिए? रेट ऑफ एपरियंस। तो पहले क्या चाहिए मेरे को? रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मेरे को रेट ऑफ एपरियंस चाहिए तो पहले क्या चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन पता है? अरे पता है, मोमा देख रहा है, बोल। हाँ, क्या पता है? तो R बराबर के B2। अगर हमको रेट ऑफ एपरियंस चाहिए तो पहले क्या चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर पता है तो इस रिएक्शन का हम रेट क्या लिख सकते हैं? माइनस DA2 अपॉन DT माइनस DB2 अपॉन DT DAB अपॉन 2DT। बोलो, माइनस DA2 अपॉन DT माइनस DB2 अपॉन DT प्लस DAB अपॉन 2DT। बोला जाए। और ये नहीं पूछा जा रहा आपसे, पूछा क्या जा रहा है? DAB अपॉन DT। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन DAB अपॉन 2DT की इक्वल नहीं है क्या? और रेट ऑफ रिएक्शन क्या? K इंटू BT बराबर DAB अपॉन 2DT है ना। तो DAB अपॉन DT बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर आ जाएगा। मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट कि अगर रेट ऑफ एपरियंस चाहिए तो पहले हमको क्या करना होता है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है। रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल है। हमको चाहिए था क्या? DAB अपॉन DT, DAB अपॉन DT निकाल ली। चल लिख। अब देखो यार, इसमें पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि आपसे रेट कांस्टेंट पूछ ले। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन क्या होगा? आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले। दूसरा क्या होगा? रेट कांस्टेंट पूछ ले। तीसरा क्या होगा? रेट ऑफ एपरियंस और डिसएपरियंस पूछ ले। चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखो भाई, ये सब एक्सपीरियंस है,
मैक्सिमम टीचर पढ़ाएंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये मेरा इतनों सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि इतने इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। चौथा क्वेश्चन इस पे क्या हो सकता है भैया, तो बोलता है कि रेट ऑफ, ऐसे पूछता है, एपेरियंस ऑफ एवी व्हेन concentration of V2 is 1 into 10 के पावर -4m। देखो भाई, थोड़ा अपना दोस्त उसको बोल देना है लेक्चर देखने के लिए, दिमाग में 440 वोल्ट का करंट आ जाएगा, जान जाएगा एक्चुअली में क्या होता है लेवल, है ना। बोलना केमिकल काइनेटिक्स पूरा देखने के लिए, चैलेंज करते हैं जी, इससे बढ़िया पूरा इंडिया में कोई नहीं पढ़ा सकता है केमिकल काइनेटिक्स, यूट्यूब पे बोल रहे हैं। अब आ जाओ, तो बोलता है रेट ऑफ एपरियंस ऑफ एबी, है ना, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 इज जितना, ठीक है। अब क्या दे रखा है यार, बोलता है रेट ऑफ एपरियंस ऑफ AB। आपसे पूछा क्या जा रहा है, AB का एपरियंस बताओ, कब, जब B2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया हुआ है। सोचो, अब B2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, पहले सोचो तो कि अगर एपरियंस चाहिए तो पहले मुझे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तब निकलेगा जब पहले हमको रेट कांस्टेंट चाहिए। क्यों, अब देखो तो कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है, तो कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है, कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है, लेकिन क्या रेट कांस्टेंट भी बदलेगा, तो नहीं बदलेगा। क्या, अरे रेट कांस्टेंट भी बदलेगा तो नहीं बदलेगा। तो रेट कांस्टेंट तो वही था जो निकाले हैं, वहां पे लाकर रख देंगे। कितना निकाले थे रेट कांस्टेंट, इसका रेट कांस्टेंट जो भी निकाले थे के टर्म यहां आने थे, और कंसंट्रेशन बदलने से तो ये रेट बदल जाएगा ना, तो 1 × 10 की पावर -4, यहां से रेट निकल गया। बोलो, और आपको चाहिए क्या, रेट ऑफ एपरियंस, मतलब DAB/dt, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट बदल जाएगा। तो पहले जिस कॉन्सेंट्रेशन पे आपसे एपरियंस पूछेगा, पहले उस कॉन्सेंट्रेशन पे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। जिस कॉन्सेंट्रेशन पे आपसे एपरियंस पूछेगा, हम उस कॉन्सेंट्रेशन पे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रेट कांस्टेंट तो बदलेगा नहीं, तो रेट कांस्टेंट हम पुट कर देंगे, ठीक है। और रेट कांस्टेंट पुट करने के बाद हम रेट ऑफ एपरियंस निकाल लेंगे, तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो इसका रेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन था ना, A2 + B2 2AB, तो रेट बराबर -dA2/dt -dV2/dt प्लस DAB/2dt। रेट ऑफ रिएक्शन मेरे को पता है बराबर DAB/2dt। हमको चाहिए क्या, DAB/2dt बराबर 2 × K × 10 की पावर -4। K का वैल्यू पुट कर लेना, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन बदलने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है। तो कॉन्सेंट्रेशन बदलने से जब रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है, तो कॉन्सेंट्रेशन बदलने से जब रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है, तो कॉन्सेंट्रेशन बदले तो रेट ऑफ रिएक्शन बदल गया, है ना। इस कॉन्सेंट्रेशन पे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, रेट कांस्टेंट तो बदला नहीं, रेट कांस्टेंट हमने पुट कर लिया, यहां से रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। जब रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा तो क्या रेट ऑफ एपरियंस कहां जाएगा जी, इस, चलो इसको लिखते हैं हम लोग बालक। अब देखो बच्चों, ये बहुत अपर, इसमें जितने वेरिएशन हो सकते थे मैंने किया। अब तुम इससे रिलेटेड तुम जहां से क्वेश्चन लाओ, मैं गारंटी देता हूं इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता है। तो क्या क्या पूछा जा सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट कांस्टेंट, तीसरा रेट ऑफ एपरियंस या डिसएपरियंस, चौथा कॉन्सेंट्रेशन बदलने पे रेट ऑफ एपरियंस और डिसएपरियंस। पांचवा टाइप का क्वेश्चन इस पे बनता ही नहीं है, और तुम जहां से लाओगे तुम जाके देख लेना, है ना। चलो अब देखो तो यार, IIT JEE में क्वेश्चन पूछा है, कब पूछा है, तो JEE मेन 2014 में पूछा है। अब देखो, बहुत सारे बच्चों ना गलती से भी सही बना देते हैं, क्योंकि यहां पे रेट ऑफ एपरियंस और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों इक्वल है ना। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बोलता है 2A + B
C प्लस डी, है ना। यहां पे क्या दे रखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, ठीक है। दूसरा क्या है, बी का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, और तीसरा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 है, 0.1 है और 0.2 है। यहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 है, 0.2 है और 0.1 है ना। यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, तो 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 3, 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 3, 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 3, है ना। और आपसे देखो पूछा जा रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, है ना। और ऑप्शन दे रखा है के कहीं टर्म में दे रखा है, इसलिए रेट कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है। ये है इस पैकेज का क्वेश्चन नंबर 230। चलो पैकेज निकालो तुम लोग, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए मैं पैकेज पहले ही अपलोड कर दिया था, है ना, कि आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो तो बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, है ना। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का मतलब क्या हुआ, डीसी अपॉन डीटी, डीसी अपॉन डीटी, है ना। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे, डीसी अपॉन डीटी, है ना। तो अगर आपसे कहीं रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर पूछा जा रहा है, तो अगर कहीं आपसे अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर पूछा जा रहा है, तो हम रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। अगर आपसे कहीं रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। क्या मैंने बताया कि अगर आपसे कहीं पे रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो अगर आपसे कहीं रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो क्या बताया था, पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे। अब देखो तो यार हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए चुटकियों का खेल है। अगर ए के ऊपर पावर चाहिए तो देखो बी में कहां कहां सेम है, तो पहला और तीसरा। अब ए में आ जाओ, तीसरा पहले के रिस्पेक्ट में दुगना, तीसरा पहले के रिस्पेक्ट में दुगना। इसके ऊपर क्या पावर देंगे, किसके इक्वल, 1, तो एक्स का वैल्यू 1। अगर y का वैल्यू चाहिए मतलब b के ऊपर पावर चाहिए, देखेंगे ए में कहां कहां सेम है, कहां कहां सेम है, कहां कहां सेम है, कहां कहां सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड यहां पे आ गए, तो सेकंड फर्स्ट का 2 टाइम्स, यहां पे आ गए 1 टाइम्स। इसके ऊपर क्या पावर देंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, 0, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0। r बराबर क्या हो गया, k, a का वैल्यू 1, v का वैल्यू 0, r बराबर क्या हो गया, k इंटू a। क्या निकल आया, रेट ऑफ रिएक्शन। और यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर लिखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी अपॉन 2 डी टी, डी सी अपॉन डी टी सी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो, और दोनों इक्वल ही है क्योंकि यहां रेट ऑफ रिएक्शन भी सी के रिस्पेक्ट में डीसी अपॉन डी टी होगा, और रेट ऑफ फॉर्मेशन भी डीसी अपॉन डी टी ही होगा, है ना। तो इसीलिए यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन सी के रिस्पेक्ट में और रेट ऑफ फॉर्मेशन सी के रिस्पेक्ट में दोनों इक्वल होगा। चलो ठीक है। अब इसी में अगर रेट कांस्टेंट बोलता निकालने, तो रेट कांस्टेंट ही निकाल लेते क्या हम लोग, किसी भी एक्सपेरिमेंट से रेट कांस्टेंट निकाल लेते। ये समझे कैसे हुआ, अगर यहां पे सी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो डीसी अपॉन डीटी होगा, और सी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिखोगे तो डीसी अपॉन डीटी होगा, मतलब दोनों यहां पे इक्वल है। तो देखो तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला फैक्टर। तो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला जो पहला फैक्टर था वो था कॉलिजन थ्योरी। दूसरा मैंने देखा कॉन्सेंट्रेशन, तो मैंने देखा कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को बताने वाला था लॉ ऑफ मास एक्शन,
और ये बताया किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, और पूरा का पूरा भी बहुत पढ़ना है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा काइनेटिक्स ही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का उससे प्रभावित करने वाला फैक्टर का हमें टेलर देखें, टेलर समझते हो, टीजर कहो, टीजर, अब तो है ना, तो अभी टीजर देखे हैं, अभी बहुत चीज पढ़ना है। अब देखो, तो पहला तो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। अब दूसरा देखो, अगर मैं बात करूं कि दूसरा प्रभावित करने वाला फैक्टर है ना, तो जो दूसरा प्रभावित करने वाला फैक्टर है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो तो यार, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? कुछ नाम से सुनने पे लगता है, नहीं लगना चाहिए यार, तुम लोग अब 18 साल के हो गए हो, कुछ कुछ तो लगना चाहिए ना, क्या बात करते हो जी। एक्टिवेशन एनर्जी सुनने के बाद आपके मन में कुछ होना चाहिए, हुआ? अरे अब तो बोल दे भाई, हाँ कुछ हुआ। तो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो एक्टिवेशन एनर्जी, अब देखो मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे लाइव आने वाला हूं, ठीक है, मुझे ऐसे मजा नहीं आ रहा है, मैं बहुत जल्द हो सकता हूं नेक्स्ट क्लास में मैं लाइव आऊं, मैं आपको एक नोटिफिकेशन दूंगा, है ना, तो उसके बाद लाइव आएंगे, पढ़ाने का मजा फिर वही होगा, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है? चलो, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी बाहर से देते हैं, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब ये एक प्रकार का एडिशनल एनर्जी है। क्या है? एडिशनल एनर्जी है। एडिशनल एनर्जी कहने का मतलब क्या हुआ? एडिशनल एनर्जी कहने का मतलब क्या हुआ? तो जो एनर्जी बाहर से दिया गया हो, जो एनर्जी बाहर से दिया गया हो, वो, जैसे मान लेते हैं कि आपको एक घड़ी खरीदने का मन करा, है ना, तो घड़ी खरीदने का मन करा, आपके पास बाबूजी किसी प्रकार से 2000 रुपया दिए हैं, ठीक है, तो आपका वो बपौती संपत्ति हो गया, वो आपका स्टोर्ड एनर्जी हो गया, 2000 बस आपका है वो। लेकिन 2000 रुपया है, लेकिन फिर भी आप घड़ी नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि घड़ी का दाम 3000 रुपया है। तो जब घड़ी का दाम 3000 रुपया, आपके पास 2000 रुपया है, क्या करते हो? अपनी माता जी के पास जाते हो, है ना, माता जी के चरण बंदन करते हैं 3 बार, ठीक है माता जी, ठीक है माता जी, है ना। फिर अंतिम में बोल, जब तीसरा बार जब चरण स्पर्श आप करते होंगे तो पूछती होगी माता जी की कोई दिक्कत है बच्चा? तो हाँ माँ देखो ना, थोड़ा घड़ी खरीदना था, 1000 रुपया घट रहा है। देखो, वो जो 1000 मिला ना, वो तुम्हारा एडिशनल एनर्जी है। उस एनर्जी को लेने के बाद तुम क्या कर सकते हो? उस घड़ी को खरीद सकते हो। समझिए बात को। एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है? तो बोले कि इट इज ए एडिशनल एनर्जी। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं, बैच में पढ़ाए थे, तो बताए थे कि हर एक के पास 2 तरह के एनर्जी होते हैं, एक को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, एक को एंथैल्पी कहते हैं। मतलब हर एक के पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होता है। एनर्जी स्टोर्ड कैसे होता है बताए थे? मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशन के कारण, रोटेशन के कारण, वाइब्रेशन के कारण, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, और उस सभी एनर्जी को सम को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते थे। बोले थे हर एक मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होता है। क्यों स्टोर्ड होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, और सभी एनर्जी के सम को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते थे। तो उसके पास बहुत सारा टाइप का एनर्जी होता है, मतलब बहुत सारा टाइप के एनर्जी के सम को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब हर एक के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। देखो थोड़ा ज्यादा ही भारी भरकम शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन कर, ऐसे समझो। ऐसे मान लेते हैं कि 3 गो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, और स्टूडेंट सी है। ये है तीनों का थ्रेशोल्ड एनर्जी, समझना है बातों को। और इसको हम लोग लेते हैं एक्टिवेशन, एक को लेते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और एक हम लेते हैं एक्टिवेशन
एनर्जी एकदम आराम से हम लोग समझेंगे। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। थ्रेशोल्ड एनर्जी समझते हो ना, बताए थे। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जिसको गेन करने के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसे समझो, थ्रेशोल्ड एनर्जी जस्ट लाइक तुम्हारा कट ऑफ है। कट ऑफ समझते हो? से मान लेते हैं कि 3 स्टूडेंट है, तीनों एक साथ स्कूलिंग किए हैं, 10 में एक साथ पढ़े हैं, और 10 में अगर एक साथ पढ़े हैं और तीनों एक साथ पटना आए जेई या नीट का एग्जाम का तैयारी करने के लिए। 3 स्टूडेंट एक साथ रहते हैं और तीनों एक साथ पटना आए जेई या नीट का तैयारी करने के लिए, है ना। और तीनों अगर एक साथ आए पटना जेई और नीट का तैयारी करने के लिए, तीनों एक कमरा लिए और उस कमरा में रहकर तीनों तैयारी करना शुरू किए। अब देखो यार, अगर तीनों की अगर कैटेगरी सेम है, तो अगर तीनों की अगर कैटेगरी सेम है, या तो वो नीट का तैयारी करते हो या जेई का तैयारी करते हो, तो अगर मान लेते हैं नीट की तैयारी करने के लिए उनको पीएमसीएच में तीनों का अगर एडमिशन लेना है, तो पीएमसीएच में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ 596 आया। तो अगर कट ऑफ 596 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों स्टूडेंट का नंबर कम से कम 596 होना ही चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। दिस इज द कट ऑफ। अंडरस्टूड? कट ऑफ इसी को ना कहते हैं, तो इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जस्ट लाइक ए कट ऑफ, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट बनना है तो कम से कम उतना एनर्जी चाहिए ही चाहिए। बिना उतना एनर्जी लिए आप प्रोडक्ट नहीं बन सकते। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जिसको गेन करने के बाद ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जिसको गेन करने के बाद ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकता है। अब सोचो, से मान लेते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 किलो जूल है ना। मतलब तीनों के लिए तो थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम ही रहेगा ना। मतलब तीनों के लिए अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो कम से कम आपको 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए ही चाहिए। हाँ, इंटरनल एनर्जी वैरी कर सकता है। से मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है कि एक ही बार में पीएमसीएच, दूसरा स्टूडेंट है दूसरा बार में पीएमसीएच, तीसरा स्टूडेंट है कभी नहीं पीएमसीएच, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसका इंटरनल एनर्जी। से मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं और बहुत कुछ घर से पढ़ कर आते हैं। तो बहुत कुछ घर से अगर पढ़कर आते हैं तो उसको टीचर को बहुत कम एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। मतलब उसके पास ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा है। एक बच्चा इसको एबीसीडी भी नहीं आता है, और एक बच्चा है जो घर से अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अब सोचो, तो जिनका इंटरनल एनर्जी बहुत कम है, तो अगर उसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचाना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा भाई? 80 किलो जूल। इसको कितना देना पड़ेगा? 60 किलो जूल। और इसको कितना देना पड़ेगा? 40 किलो जूल। तो देखो, यही हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, यही हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जितना एनर्जी हम बाहर से ऐड करते हैं उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए हम जितना एनर्जी बाहर से ऐड करते हैं वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, वो हमारा क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। मतलब इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से देते हैं वो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है ना। मतलब एक क्या है? एक प्रकार का एडिशनल एनर्जी है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज ए एडिशनल एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें, एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज ए एडिशनल एनर्जी, इट इज ए एडिशनल एनर्जी which gain reactant can convert in product, है ना। मतलब ये एक प्रकार का ये एडिशनल एनर्जी है जिसको गेन करने के बाद रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट कर सकता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है ना। ये एक प्रकार का एडिशनल एनर्जी है
जिसको गेन करने के बाद रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट कर सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखो तो हम लिख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर होता है इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर होता है इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपको पता है ना, इंटरनल एनर्जी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग इंथैल्पी कहते हैं, दूसरे को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, तो एक्टिवेशन एनर्जी है कि इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जितना एनर्जी हम बाहर से ऐड करते हैं, इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जितना एनर्जी हम बाहर से ऐड करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जितना एनर्जी हम बाहर से ऐड करते हैं वो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। लिखो तो, अब देखो तो बच्चों, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, ये रेट ऑफ रिएक्शन से इसका क्या रिलेशन है ना, तो अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का अगर मैं ग्राफ देखूं, इसको मैं एनर्जी कोऑर्डिनेट लूं और इसको हम लोग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लूं, है ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो क्या कहता है कि इसे मान लेते हैं कि अगर ए बी और सी डी अगर आपस में रिएक्ट करके ए डी और बी सी बना रहे हैं, सोचो, तो मान लेते हैं कि ए बी और सी डी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जिस समय रिएक्शन नहीं भी स्टार्ट हुआ होगा इसके पास कुछ न कुछ एनर्जी रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसलेशन रहे होंगे, रोटेशन रहे होंगे, वाइब्रेशन रहे होंगे, उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते थे। मतलब जिस समय रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं भी किया होगा उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहा होगा, मतलब टाइम जीरो पर भी, तब जिसमें रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं किए होंगे उस समय भी इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहा होगा। अब देखो, अब कैसे ये ए बी और सी डी आपस में रिएक्ट करके ए डी और बी सी बने, सोचो तो। पहले इस ए बी और सी डी के पास बॉन्ड रहे होंगे, ए बी और सी डी का बॉन्ड रहा होगा। इस एडी और बीसी तब बनेगा जब पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा एडी और बीसी नहीं बनेंगे। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा, ये एनर्जी दिए, एनर्जी देने के बाद ये कहां पहुंचा, ये जितना एनर्जी इसको गेन करना था कर चुका है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंचा। मतलब बॉन्ड ब्रेक होने के लिए जितना उसको एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी गेन कर चुका है, मतलब बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब क्या होगा, अभी बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है, मतलब इस तरह का ग्राफ होता है। और यहां पे क्या है, ये इंटरनल एनर्जी है, मतलब जिस समय रिएक्शन कराना स्टार्ट किए थे उस समय भी इसके पास एनर्जी था, और दिस एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। एक कैसा एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी। इसी को गेन करने के बाद वो बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, मतलब वो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट किया, इसीलिए एनर्जी घटना शुरू हुआ। मतलब जब तक बॉन्ड तोड़ना था, तो जब तक बॉन्ड तोड़ना था तो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड था, एनर्जी लिया, लेकिन जैसे बॉन्ड बनने लगा, तो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करने लगा, मतलब प्रोडक्ट बनने लगा, एनर्जी रिलीज करने लगा। और इसी इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी दिए उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, घबराने की बात नहीं है, हम लोग इसको बहुत ही
डिटेल से और आगे पढ़ेंगे, है ना, इंटरमीडिएट का पढ़ेंगे, बहुत कुछ अभी पढ़ना है। अभी ऐसे टेलर एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ यही समझो कि जिस समय रिएक्शन कराना स्टार्ट किए थे ये एनर्जी था इंटरनल एनर्जी, ये मैक्सिमम एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इस इंटरनल एनर्जी को यहां तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगा वो हमारा क्या कहलाया, इस इंटरनल एनर्जी को यहां तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगा वो हमारा क्या कहलाया, एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं बात समझ रहे क्या, मतलब पहले एनर्जी देना पड़ा। से मान लेते हैं कि अभी आप अनमैरिड हैं तो आपका टोटल बॉन्डिंग किसके साथ बना हुआ है, अपने मॉम के साथ, मॉम के साथ। लेकिन जैसे शादी हुआ आपकी वाइफ आई, वो क्या चाहेगी, ये बॉन्ड कुछ अच्छा नहीं है, वो चाहेगी वाइफ कि आपका बॉन्ड उसके साथ बने। तो बॉन्ड कब बनेगा, जब आपका बॉन्ड आपके मां का साथ बॉन्ड ब्रेक होगा। उसके लिए वो क्या करेगी, एनर्जी लगाएगी। कैसे एनर्जी लगाएगी, बोलकर। जानते हैं जी, आप चल जाते हैं ना तो आपकी मां हमसे क्या क्या नहीं करवाती है, समझ रहे हो ना। तो एनर्जी दे रही है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो तब ना बॉन्ड जुटेगा जी, बात समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यही है। तो इस इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी बाहर से देना पड़ा, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन से क्या वास्ता। देखो मैं आपको थोड़ा ऐसे समझाता हूं। से मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, अभी तो ऐसे नहीं बताना चाहिए लेकिन चलो थोड़ा मैं ऐसे आपको, जब हम इंटरमीडिएट पढ़ाएंगे तो हम से मान लेते कोई रिएक्शन दो स्टेप ऐसे रहता कि A से X है और X से B बना है, मतलब ये दो स्टेप, थोड़ा हमारा ऑर्गेनिक पढ़े होंगे, ये दो स्टेप का रिएक्शन है। बस मैं आपको आगे हम पढ़ेंगे, अभी हमको बताना नहीं चाहिए था लेकिन चलो आप लोग बहुत उम्मीद से लगा कर रखे हैं कि सर कुछ बताएंगे, चलो बता देते हैं। एनर्जी और ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन दो स्टेप का हो रहा है, ऐसा ग्राफ अगर दिया रहता, मतलब ये का इंटरनल एनर्जी है, मतलब A से X बनने के लिए बाहर से हमको इतना एनर्जी देना पड़ा, मतलब ये फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी है और ये सेकेंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी है। समझिए, मतलब बता रहा है ये ग्राफ ऐसा, हम आगे पढ़ेंगे, ये ऐसे हमको नहीं बताना चाहिए था लेकिन चलो बता देते हैं कि A से X तब बना, मतलब ये दो स्टेप का रिएक्शन है, ये A से B रिएक्शन दो स्टेप का रिएक्शन है और A से X बनने के लिए उसको इतना एनर्जी लेना पड़ा, इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेप बोले। और इसको हम लोग B से X से B बनने के लिए इसको इतना एनर्जी लेना पड़ा। साफ साफ दिख रहा है कि सेकेंड स्टेप का जो एक्टिवेशन एनर्जी है फर्स्ट से ज्यादा है ना। बस एक्टिवेशन एनर्जी और मैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट कर रहा हूं। अगर मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में अगर मैं रिलेशन पूछूं तो मान लेता हूं कि एक यहां सा छोटा सा नन्हा सा मोटा सा बालक है, छोटा सा नन्हा सा मोटा सा बालक है और इसको ऐसा ऐसा दो पहाड़ है और इस पे चढ़ने के लिए बोला जाए तो किस पे जल्दी से चढ़ जाएगा, इस पहाड़ पे चढ़ जाएगा या इस पहाड़ पे चढ़ जाएगा। तो इस पे तुरंत चढ़ जाएगा, तुरंत उतर जाएगा, तुरंत चढ़ जाएगा, तुरंत उतर आएगा। लेकिन अगर इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए बोला जाए तो चढ़ते 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 थक जाएगा। समझिए बातों को। मान लेते हैं कि आपको अपना घर का ग्राउंड से आपको चौकी पर चढ़ना पड़े, तुरंत चढ़ जाओगे, तुरंत उतर जाओगे, तुरंत चढ़ जाओगे, तुरंत उतर जाओगे। क्यों, क्योंकि वहां पे रिक्वायर्ड एनर्जी कम है। लेकिन अगर आपको माउंटेन पे चढ़ने के लिए फिर भी नहीं चढ़ पाओगे। क्यों, तो वहां पे रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है। अगर आपको एक 5 रुपए का पेन खरीदना है तो रोज खरीद सकते हो, मतलब आपका पेन खरीदने का रेट क्या है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपको मर्सिडीज खरीदने के लिए बोला जाए जिंदगी में आध बार, क्यों, क्योंकि वहां पे रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अगर आपको पेन खरीदना है तो वहां पे रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत कम है। लेकिन अगर आपको मर्सिडीज खरीदना है तो वहां पे रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो किसका रेट ज्यादा होगा, मर्सिडीज खरीदने का या पेन खरीदने का। तो बोलेगा सर इसमें कोई बोले वाला बात है, पेन खरीदने का रेट ज्यादा होगा, आपका रेट ज्यादा होगा, मर्सिडीज खरीदाएगा। क्यों, क्योंकि मर्सिडीज इसलिए नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि वहां पे हमारा रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है। देखो इस बालक को इस पे चढ़ने में आसानी या इस पे चढ़ने में आसानी, तो इस पे चढ़ने में आसानी। क्यों, क्योंकि यहां पे रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, यहां पे रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है। अगर रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है तो रेट कम होगा, मतलब जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा। आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है जी एडवांस में। देखो कैसे मजाक बना दिया। अभी तो मैं ऐसे पढ़ाए, बहुत डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं इस पे। एक स्पेशल
1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही बात होगा। तो ये बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब देखो, तो यहां पे क्या है, मतलब इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इस ग्राफ को चढ़ना ज्यादा आसान है या इस ग्राफ को चढ़ना ज्यादा आसान? तो इसको चढ़ना ज्यादा आसान। तो यहां पे रेट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और यहां पे रेट क्या होंगे, कम होंगे। मतलब जिसका एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा। तो यहां पे सेकेंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो इसका रेट कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन क्या आया? मतलब जिस सोचने, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक प्रकार का, एकदम ऐसे एकदम लॉजिकली सोचने यार, एक्टिवेशन एनर्जी क्या? एक प्रकार का रिक्वायर्ड एनर्जी। तो बताए कि अगर आपको एक पेन खरीदना है और आपको मर्सिडीज खरीदना है तो कौन ज्यादा खरीदोगे, पेन या ज्यादा मर्सिडीज? ज्यादा पेन। क्यों? क्योंकि पेन खरीदने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है जी? 5 रुपया। मतलब वहां पर रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है? बहुत ही कम है। और मर्सिडीज खरीदने के लिए क्या चाहिए? बहुत हाईली रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए। तो किसका रेट ज्यादा होगा? किसका रेट ज्यादा होगा? किसका रेट ज्यादा होगा? बोल। तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा उसका रेट ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखें? नेक्स्ट फैक्टर देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी और किसका, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का रिलेशन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो एक्टिवेशन एनर्जी एक प्रकार का एडिशनल एनर्जी है। एडिशनल एनर्जी क्या है? मतलब इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से ऐड करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी एक प्रकार का सम है इंटरनल एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी का। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और हम लोग बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं भाई, है ना? मुझे आपके बिना मन नहीं लगता है। और बहुत सारे बच्चे फ्री में वीडियो देख रहे हैं भाई, तो उनके लिए, उनसे मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हमको फी दिए हैं, सुनिएगा गौर से। बहुत सारे बच्चे फी दिए हैं और पैसा देख के देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फ्री में देख रहे हैं, उनके लिए मैं गुरु दक्षिणा क्या मांग रहा हूं? अगर आपके 10 भी फ्रेंड हैं जो नीट जेई की तैयारी करते हैं, उनको बोलिए कि चल देख, पैसा नहीं लग रहा है, और मजा नहीं आए ना तो हमसे आके पैसा ले जाइए। फ्री में देखना है, और मजा नहीं आए तो हमसे आकर पैसा ले जाना है। ऐसा होबे नहीं करेगा कि मजा नहीं आएगा। तो हर एक बच्चों को आप बताइए, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है, कि चल भाई एक समदर्शी नाम का आदमी है, वो पढ़ा रहा है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, थोड़ा डाटा लगेगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।